Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is easy. My name is Shreya Rajan. We are going to continue with third Carnatic War. अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए. कर्नाटिक वॉर थर्ड जो है 1758 से लेकर 63 तक चला. अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो यूरोप में जो ऑस्ट्रिया है इट वाज ट्राइंग टू रिकवर सिलेशिया 1756 में, और 7 ईयर वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया. ये 7 ईयर वॉर जो है 1756 से लेकर 63 तक चला, और फ्रेंच और ब्रिटेन एक बार फिर एक दूसरे के ऑपोजिट साइड्स में रहे. इसका रेपरकशन इंडिया में भी देखने को मिला. अगर आप देखें 1758 में जो फ्रेंच आर्मी को लीड कर रहे थे काउंट डे लैली, इन्होंने कैप्चर कर लिया इंग्लिश फोर्ट. कहाँ पर कैप्चर किया इंग्लिश फोर्ट? सेंट डेविड एंड विजयनगरम. ठीक है, तो काउंट डे लैली ने दो जगह इंडिया इंग्लिश की कैप्चर की. एक तो फोर्ट सेंट डेविड और विजयनगरम. ऑब्वियसली इसके बाद आपको पता चलेगा कि कैसे इंग्लिश जो है वो ऑफेंसिव हो गए एंड दे इन्फ्लिक्टेड हैवी लॉसेस ऑन फ्रेंच फ्लीट, जो कि किसके अंडर थी? एडमायरल डैश मसूलीपट्टनम में. ठीक है, बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश की बात करते हैं. ये डिसाइसिव बैटल था थर्ड कर्नाटिक वॉर का. इसे जीता किसने? इंग्लिश. कब जीता? 22 जैन 1760s, राइट? 1760 22 जैन. ठीक है, इंग्लिश आर्मी जो यहां पर थी, जो जीती, वो किसके अंडर में थी? सर आयर कूट. ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, और जो फ्रेंच आर्मी जो हारी वो किसके अंडर थी? लैली के अंडर. ठीक है, ऑफ कोर्स इंग्लिश जीत गए, फ्रेंच हार गए. और आप ये देखेंगे कि पौंडीचेरी डिफेंड करते रहे लैली 8 मंथ्स के लिए. ठीक है, उसके बाद सरेंडर कर दिया उन्होंने. कब सरेंडर किया? 16 जैन 1761 को. तो अभी तक सिचुएशन क्या हुआ है? बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश की बात करें, डिसाइसिव बैटल था थर्ड कर्नाटिक वॉर का. इसे जीता इंग्लिश ने, और जीता गया दिस ऑन द 22 जनवरी ऑफ 1760 वैंडीवॉश में. वैंडीवॉश यहाँ कहाँ पर है? तमिलनाडु. ठीक है, जनरल आयर कूट जो है वो थे इंग्लिश की तरफ से. he totally routed the French army under Count de Lally. Also इस वक्त आपको पता चलेगा कि कैसे बासी was taken as a prisoner by कूट. ओके, पौंडीचेरी को सर लैली जो है उन्होंने क्या किया? नॉट सर, आई एम सॉरी, काउंट डे लैली जो है उन्होंने पौंडीचेरी को 8 मंथ्स तक डिफेंड किया. और काफ़ी उस देर बाद आफ्टर 8 मंथ्स जनवरी 16 1761 को उन्होंने सरेंडर किया. ठीक है, इसके अलावा फ्रांस ने क्या क्या लूज किया, कौन सी टेरिटरीज इंडिया में लूज की, तो आपको पता चलेगा. जिंजी, माहे, जो इम्पोर्टेंट थी फॉर फ्रेंच पावर इन इंडिया, ये लूज हो गई. और फ्रेंच पावर जो है इंडिया में काफ़ी रिड्यूस हो गई. लैली को प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिया गया लंदन में. लेटर उन्हें रिटर्न किया गया फ्रांस पे, लेकिन वहां पे उन्हें ऑफ कोर्स एग्जीक्यूट कर दिया गया लेटर ऑन. रिजल्ट और सिग्निफिकेंस देखने की कोशिश करते हैं ऑफ दिस. थर्ड कर्नाटिक वॉर जो है वो डिसाइसिव था. ऑल्दो आप देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस जो है इट रीस्टोर्ड टू French their factories in India. The French political influence disappeared after the war. तो Treaty of Peace of Paris conclude होती है 1763 को. और जो फ्रेंच की पोजेशंस हैं इन इंडिया, फैक्ट्रीज हैं बेसिकली, वो उनको रिटर्न की जाती हैं. ठीक है, लेकिन फ्रेंच का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डिसअपियर हो जाता है. ठीक है, तो लाइक पोर्चुगीज, लाइक डच एंड अदर काउंटर पार्ट्स, जो फ्रेंच हैं वो अपने आप को कन्फाइन कर लेते हैं स्मॉल एनक्लेव्स में.
और कॉमर्स पे ध्यान देते हैं. उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अभी इसके बाद काफ़ी कम हो चुका है. राइट. यहाँ पे हम देखते हैं कि इंग्लिश जो है यहाँ पे सुप्रीम यूरोपियन पावर की तरह उभर कर आती है. और डच को उन्होंने किस बैटल में हराया था ये भी आपको पता होना चाहिए. डच के साथ जो बैटल थी, जो डिसाइसिव थी इंग्लिश की, वो थी बैटल ऑफ बिडारा विद डच. ठीक है, कब हुई थी? 1759. बैटल ऑफ प्लासे आपको पता है 1757 जो है वो उसको रिगार्ड किया जाता है एज अ डिसाइसिव इवेंट. राइट. लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते हो बॉडी वॉश का बैटल. ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि कैसे बॉडी वॉश में इंग्लिश की विक्ट्री से एक्चुअली में जो इंग्लिश है उनके पास कोई राइवल नहीं बचता है, यूरोपियन राइवल नहीं बचता है इन इंडिया. ठीक है, एक सिग्निफिकेंस यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है वो आपको पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश में जो नेटिव्स थे वहां के तमिलनाडु के, राइट, दे सर्व्ड इन बोथ आर्मीज. ठीक है, बोथ आर्मीज में वो सर्व हुए एज सेपॉइज. इसलिए अगर आप यहाँ पे देखें तो एक तरीके से आपको पता चलेगा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी साइड जीतती है, देयर वॉज एन इनएविटेबिलिटी अबाउट फॉल ऑफ इंडिया टू यूरोपियन इन्वेडर्स. समझ लो, कोई भी जीते, नेटिव्स तो दोनों आर्मी में थे. राइट. और इस तरीके से आप देखेंगे कि कैसे एक फॉल नजर आता है आपको ऑफ इंडिया टू यूरोपियन इन्वेडर्स. ठीक है, एक फोरसाइट नहीं था उस वक्त इंडिया के लोगों के पास कि ये क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, यहाँ पे क्या नुकसान होगा लॉन्ग टर्म. ठीक है, कॉजेस देखते हैं ऑफ इंग्लिश सक्सेस एंड फ्रेंच फेलियर. इंग्लिश सक्सेस का कॉज क्या है और फ्रेंच फेलियर का कॉज क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो EIC थी ये इस वक्त एक प्राइवेट एंटरप्राइज थी. राइट. तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, एंथुजियाज्म आपको देखने को मिल रहा है. लेस गवर्नमेंट कंट्रोल है. ठीक है, कंपनी जो है इस वजह से इंस्टेंट डिसीजंस ले सकती थी. ठीक है, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं थी उसे गवर्नमेंट से. अगर आप फ्रेंच कंपनी की बात करें तो वो स्टेट कंसर्न में था, आता था. ठीक है, कंट्रोल होता था बाय फ्रेंच गवर्नमेंट. ठीक है, तो डीले होते थे किसमें? डिसीजन मेकिंग में. राइट. इतना क्लियर है? इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है जो बहुत ही आपको पता ही है वो ये है कि जो इंग्लिश आर्मी है, नेवी है, इंग्लिश नेवी जो थी दैट वाज सुपीरियर. ठीक है, इन्होंने क्या किया है, जो वाइटल सी लिंक्स है बिटवीन फ्रेंच एंड इट्स पोजेशंस इन इंडिया एंड फ्रांस, उनके बीच का लिंक ही काट दिया था. अगर आप बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश के पास 3 इंपॉर्टेंट पोजीशंस थे, आपको पता ही है, मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा. फ्रेंच की अगर आप बात करें तो इनका इंपॉर्टेंट जो पोजीशन है वो पौंडीचेरी था. राइट. फ्रेंच ने क्या किया, उन्होंने अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट कर दिया अपने टेरिटोरियल एम्बिशन के नीचे. तो इनके लिए टेरिटोरियल एम्बिशन जो है वो ऊपर था और इन्होंने क्या सबऑर्डिनेट कर दिया, अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को. लेकिन इंग्लिश ने ये गलती नहीं की, इनके पास इंपीरियलिस्टिक मोटिव्स थे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनके मोटिव्स इंपीरियलिस्टिक नहीं थे, इनके इंपीरियलिस्टिक मोटिव्स थे. ये चाहते थे, इनके पॉलिटिकल मोटिव्स थे, टेरिटोरियल एम्बिशंस थे. लेकिन इन्होंने अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को कभी निग्लेक्ट नहीं किया. ठीक है, दे नेवर निग्लेक्टेड देयर कमर्शियल इंटरेस्ट्स. इसलिए इनके पास हमेशा फंड्स होते थे, कभी लैक ऑफ फंड्स नहीं होते थे. ठीक है, तो साउंड फाइनेंशियल कंडीशन थी इनकी. राइट. ऑब्वियसली अगर साउंड फाइनेंशियल कंडीशन है तो ये वॉर लड़ सकते थे अगेंस्ट देयर राइवल्स. राइट.
यूज कर सकते थे उन रिसोर्सेस को अगेंस्ट देयर राइवल्स। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको देखने की मिलेगी वो है कि जो सुपीरियोरिटी ऑफ कमांडर्स आप देखेंगे ऑफ ब्रिटिश कैंप, जैसे सर आयर कूट, ठीक है, स्ट्रिंजर लॉरेंस, मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस था इनका नाम, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, और भी लोग हैं बट ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, लॉरेंस, स्ट्रिंजर लॉरेंस, रॉबर्ट क्लाइव एंड सर आयरकूट। वर्सेस आपने किनको पढ़ा है फ्रेंच में? डुप्लेक्स। ओके, समझ आ रहा है आपको कि क्या डिफरेंस है?